कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज कुमार आप सभी का हौसला में स्वागत करता हूं और मैं आज एक अनोखा चैप्टर लेकर आया हूं जो संविधान को समझने में काफी मदद करता है। हालांकि समझने की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है और आपको मेंस या वगैरह चीज जब लिखोगे संविधान के बारे में तो वहां भी आपको बहुत सारे मदद मिल सकता है। मैंने लाया क्या है ये देखना है, तो मैं लाया हूं संविधान की विशेषताएं और उसकी विशेषता के साथ साथ मैं उनके आलोचना पे भी बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो विरोधी थे संविधान के बनने के दौरान वो कुछ आलोचना भी किए हैं, उनके भी बात पे चर्चा करूंगा। तो चलते हैं बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए अपने पॉइंट पे। तो सबसे पहले है संविधान की विशेषता की अगर बात करें तो संविधान में तो बहुत सारी विशेषताएं हैं और उन सभी विशेषताओं में से हम एक एक करके बात करेंगे सब पे। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो संविधान की विशेषता है सबसे पहला है सबसे लंबा लिखित संविधान। आप जानते होंगे कि जो भारतीय जब संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब मैं थोड़ा सा इस यहाँ पे आपसे कुछ बात करूंगा। जैसे कि आप जानते होंगे या पढ़े होंगे कि दो प्रकार के संविधान अधिकतर हम देखते हैं कि बनाया ही गया है, यानी एक लिखित और अलिखित। लिखित में दस्तावेज है और अलिखित में बस मौखिक भाषा है, मौखिक आधार पे कानून नियम बनता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, अलिखित है। वहीं पे भारत का जो संविधान है वो लिखित है। तो मैं आपको बता दूं क्यों ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जैसे कि आप जानते होंगे कि इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि इससे पहले मैं बताया था कि जब संविधान बना था उस समय 8 ही अनुसूची थी, बाद में 4 और जुड़ गई। तो अभी तो आप देखिए इसमें ए बी सी करके क ख ग जैसे लगभग 448 के आसपास पहुंच गए हैं, अनुच्छेद के आसपास। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो वो क ख ग जोड़कर हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है 395 अनुच्छेद है। 22 के जब आप कभी देखिएगा आप कभी 25 भाग हो चुका है, लेकिन मूल रूप से 22 ही है ज्यादा करके। उसको ध्यान रखेंगे जब आपको वर्तमान समय में पूछा जाएगा, वहां पे क्वेश्चन की प्रक्रिया आपको देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। ऐसे नॉर्मल पूछता है तो आपको 22 देना है, नहीं तो फिर आप 25 कर दिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमने अभी बताया कि सबसे लंबा लिखित क्या है, भारत का संविधान है। ठीक है, अच्छा अनुच्छेद 1 पढ़े होंगे, अगर जानते होंगे तो वहां पे ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनिट ऑफ स्टेट्स, सभी राज्यों का एक संघ है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बात कहने चाहता हूं कि यहाँ पे जो संघीय शब्द है संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। अगर आप अच्छे एग्जाम देते हैं तो वहां पे अगर आ जाएगा कॉलम देकर कि संविधान जो संघीय शब्द है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो ये कहीं नहीं किया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस चिन्ह लगा दिया हूं। ठीक है, संघीय शब्द यूज नहीं हुआ है। राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है, तो इसको दो भागों में बांटिए आप। मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं। पहला ये कहता है किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी अगर कोई राज्य चाहता है भारत से निकल जाना बाहर तो ये अधिकार नहीं है उसको। तो ये पहला बात हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, यानी जो राज्य है अगर कोई निष्कर्ष निकालते हैं नियम कानून पे तो ये जरूरी नहीं है कि केंद्र उसे मान ही जाए, है ना। ये केंद्र के ऊपर निर्भर करता है कि केंद्र का निर्णय क्या होगा, वो राज्य के हिसाब से नहीं चल सकता है। तो ये है कहानी। ठीक है, तो वहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप समझ गए होंगे कि राज्यों का संघ यानी एक तो किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, दूसरी बात भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, तो इसके बारे में भी हमने बता दिया। तो यह है इसका मतलब राज्यों का संघ का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पहला विशेषता क्या है संविधान के कि संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित है। ठीक है, अब दूसरी विशेषता की अगर बात करें तो दूसरा है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत है, यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान में आंतरिक भी स्रोत डाला गया है और बाह्य स्रोत। जैसे मैं आपको इससे पहले
संविधान के जो स्रोत है वो पढ़ा चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले जो वीडियो मैं डाला हूं वो जाइए बढ़िया से देखिए, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब तक मैं 6 वीडियो डाल चुका हूं और इसी तरह बारी बारी से मैं डालता रहूंगा और आपके फायदे पहुंचाता रहूंगा, ठीक है। तो उसमें मैं बताया हूं। अब आंतरिक, जैसे कि जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे उस समय आप देखिए भारत शासन अधिनियम के मैंने बारे में बताया है पहले ही वीडियो में, तो आप ध्यान दीजिएगा वहां पे। तो वहीं पे उसमें से बहुत सारी चीज, क्योंकि सबसे ज्यादा संविधान में वहीं से लिया गया है ना, तो ये आंतरिक हो गया, यानी उनसे जो आंतरिक एरिया से हो गया ये। अगर देखा जाए बाहरी एरिया की बात करें तो जैसे कि अमेरिका से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, जापान से लिए हैं, तो बहुत सारे देशों से हमने अपनाए हैं। उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं उठा लिया है, इनको बढ़िया से विस्तार से पढ़े हैं और उसके में से फिर अवलोकन करके हम संविधान में अपना डाले हैं। तो ये है, तो आंतरिक और बाह्य स्रोत भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता हो गया। तीसरी अगर बात करें, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नम्यता और अनम्यता कमीशन। नम्यता और अनम्यता क्या होता है? अगर सही अर्थ में हम जाने तो नम्यता का मतलब हो गया लचीला, यानी आसानी तरीके से, है ना, हम जैसे समझिएगा। और अनम्यता क्या हो गया? कठोर। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान इतना आसानी, मतलब लचीला भी नहीं है कि आप नॉर्मल संशोधन के थ्रू, बहुमत के थ्रू उसमें चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। और हमारा संविधान इतना कठोर भी नहीं है जो वहां पे संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे नम्यता का अर्थ हुआ कि लचीला, यानी, और अनियमितता का अर्थ हुआ कठोर, यानी ना ये ज्यादा लचीला है और ना ये ज्यादा कठोर है, ये दोनों का क्या है? मिश्रण है। जैसे आप देखिएगा अमेरिका के जो संविधान है वो बहुत ज्यादा कठोर है, उनमें संशोधन करना बहुत मुश्किल है। वहीं पे ब्रिटेन का देखिए कि वो लचीला है ना, आसानी से वहां पे नॉर्मल बहुमत के थ्रू पे संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि ये दोनों का मिश्रण है, ना आप आसानी से उसमें चेंज कर सकते हैं और ना कठोरता इतना है कि आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। अब आप देखेंगे कि जब 368 संविधान संशोधन करिएगा तो उसमें देखिएगा कि कुछ 2/3 बहुमत के साथ कुछ संशोधन किए जा सकते हैं और वहीं पर 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति हो तब कुछ बातों पे कुछ नियम कानून बनता है, कुछ विशेष नियम कानून होते हैं, जैसे कि जीएसटी था, है ना। तो उसपे कम से कम 2/3 बहुमत, लोकसभा राज्यसभा की बात की है तो वहां से बहुमत होना जरूरी था। और इसके अलावा भारतीय जो राज्य है कम से कम, है ना, आधे से अधिक राज्यों के हामी जरूरी था, तब जाके वो कानून यानी वो संशोधन हो पाया, ठीक है। तो यही है नम्यता और अनम्यता का अर्थ, ठीक है। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। तो आपको पता होगा कि भारत में अगर देखा जाए तो संसदीय शासन प्रणाली है, उसके तहत, यानी कहने का मतलब यही है कि आप पढ़ते होंगे कि सिर्फ नाम मात्रा के जो राष्ट्रपति के पास जो यहाँ पे जो आप शक्तियां देखते हो वो नाम मात्रा के है, लेकिन असली में वास्तविक जो शक्ति है गवर्नमेंट के अंदर वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था में ही ऐसा नियम लागू होता है जो ब्रिटेन से लिया गया, आप पढ़ाए हैं आपको पीछे, तो आप ध्यान दीजिएगा वहां पे। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो संसदीय शासन प्रणाली है यहाँ पे प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो कार्यवाहक के रूप में अगर देखा जाए, मतलब जो मेन शक्ति, वास्तविक शक्ति वो प्रधानमंत्री के अंदर है, ना कि राष्ट्रपति के अंदर। वहीं पे अध्यक्षीय रूप आप देखिएगा वहां पे अमेरिका में तो राष्ट्रपति के अंदर सारी शक्तियां हैं। तो ये संसदीय शासन प्रणाली में एक ये अच्छा गुण आ जाता है जहां मेनली प्रधानमंत्री होते हैं, उनके सहयोगी के रूप में उनके मंत्रिपरिषद होते हैं और मेन जो कर्ता धर्ता होते हैं वही मेन है अपने भारत में, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे इस तरीके से अपने संविधान को, अपने देश को कानून के अंदर चलाया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं अगले संविधान के तरफ, उनकी विशेषता के तरफ। तो अगला क्या है? त्रिस्तरीय शासन। आपने पढ़ा होगा त्रिस्तरीय में शासन क्या, अधिकतर जो देश है वहां पे 2 ही स्तर पे शासन चलता है, जैसे कि एक हो गया देश स्तर पे, एक राज्य स्तर पे, ठीक है। लेकिन एक भारत अनोखा एक ऐसा देश है, इतना अच्छा देश है जहां 3 स्तर की बात किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से 3 स्तर, तो मैं आपको याद दिला दूं, आप तो पढ़े होंगे। तो हो गया आपके केंद्र के स्तर पे, केंद्र के आधार पे, दूसरा राज्य, और तीसरा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन तो हुआ ना, स्थानीय स्वशासन में आप पढ़े होंगे कि 73 संविधान संशोधन 1992, तो वहां पर स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। लेकिन आप
आगे अगर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की अगर बात किया जाए तो आप प्राचीन काल में देखिए चोलों से स्टार्ट होता है, चोल वंश के से। फिर आप आगे बढ़िएगा तो लॉर्ड रिपन के काल में आधुनिक रूप में स्थानीय स्वशासन अपनाया गया था। तो ये सब आप पढ़े होंगे। और फिर जब मैं विषय बाकी पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का चर्चा करूंगा, ठीक है। तो अभी तक आप ध्यान रखिए कि अपना भारत में एक देश, भारत एक ऐसा देश है जहां त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होता है। एक तो केंद्र स्तर पे, दूसरा राज्य स्तर पे और तीसरा स्थानीय स्वशासन, ठीक है। अगला बात करें तो अगला क्या है, एकल नागरिकता। अगला विशेषता संविधान का क्या है, एकल नागरिकता। क्या है, एकल। एकल नागरिकता का मतलब यह है कि आप इंडियन हो, सिर्फ आपके पास एक ही नागरिकता है कि आप भारतीय हो। अब वहीं पे आप अमेरिका में देखिएगा कि केंद्र स्तर पर अलग नागरिकता है, राज्य स्तर पर अलग नागरिकता है। तो वैसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है भारत में। तो भारत में आपका एक ही नागरिकता है, बस आप क्या हो, तो कोई स्तर पर अलग नागरिकता लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो केंद्र स्तर पे ही एक नागरिकता है, इसलिए हमारा भारतीय जो है एकल नागरिकता को अपनाता है। और ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि एकल नागरिकता लिया कहाँ गया, कहां से लिया गया था, तो ब्रिटेन से लिया गया था। मैं पीछे वाला में भी पढ़ा दिया हूं, तो ब्रिटेन से। अगर आप वीडियो 6 नहीं देखे हैं तो आप बढ़िया से देखिए ताकि आपको और बढ़िया से पता चल पाए, ठीक है। अगला विशेषता क्या है, अगला विशेषता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ये एक और अच्छा विशेषता है। यानी यहाँ की जो न्यायालय है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, यह एक स्वतंत्र रूप से काम करता है। इस पे किसी का पाबंदी नहीं है ना। और आप देखिएगा कि सबसे अहम बात यह है कि सभी के जो काम होते हैं वो सारे सर्वोच्च न्यायालय में ही होते हैं। यानी सभी को न्याय मिलता है सर्वोच्च न्यायालय में। अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से ये देखा जाए तो अपने भारत में ऐसा एक ढांचा बना हुआ है कि सबसे ऊंचे पे है सुप्रीम कोर्ट, फिर देखा जाए तो हाई कोर्ट, फिर है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको नहीं न्याय मिलता है तो आप चले जाते हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर न्याय नहीं मिलता तो डायरेक्ट कहां चले जाते हो, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो। तो ये एकीकृत, ये देख रहे हैं जैसे ये पैटर्न बना हुआ है, एक बहुत अच्छा पैटर्न है जो अपने देश को चलाने में बहुत अच्छा योगदान देता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा कि इनकी जो संविधान की जो विशेषता है, अगला क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जो निष्पक्ष होकर आपका न्याय करता है। तो ये है अपना 7वां संविधान की विशेषता है, ठीक है। आपका में क्या है, पंथ निरपेक्ष। आप पढ़े होंगे पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। यानी किसी भी, अगर देखा जाए अपने भारत का कोई, अपने देश का कोई, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम या कोई सिख ईसाई, यानी देश का कोई धर्म नहीं होगा, ना कोई राष्ट्र का धर्म होगा। तो धर्म किसी व्यक्ति से संबंधित है, ना कि कोई देश का, ना कोई राष्ट्र का। तो ये है अपना धर्मनिरपेक्ष। हालांकि आप देखेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना में ही इसको जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष शब्द के थ्रू। ये जरूर पढ़े होंगे, आपको पता होगा। तो जोड़े होंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया 1976 में, है ना, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसके साथ 2 और है, आप कमेंट में बताइए कौन कौन सा, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखते हैं कि आप पढ़े होंगे तो आपको तो जरूर जानकारी होगा। तो 2 और बताइएगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ पंथ निरपेक्ष ही जोड़ा गया था कि 2 और था, ठीक है। तो ये मैं आपको छोड़ता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। यहाँ पे 9वां में क्या है, मौलिक अधिकार। तो आपको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। जो 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल में मौलिक अधिकार की चर्चा होता है। जो एक व्यक्ति का मौलिक क्या अधिकार होता है उनके बारे में चर्चा, उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला है मौलिक अधिकार। तो वहां पे हम पढ़ेंगे। ये भी एक देखा जाए तो व्यक्ति का एक खास अधिकार दिया जाता है, संविधान दे रखा है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति पर जातियां ना होगी, इस कारण से यहाँ पे मौलिक अधिकार को व्यक्ति का इसीलिए कहा जाता है, ये एक राज्य की दृष्टि से ये निगेटिव अधिकार माना जाता है भारत के अंदर। और ये न्यायालय में याद रखिएगा परिवर्तनीय है, और वहीं पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़िएगा तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये दोनों में अंतर आ जाता है अगर आपसे कोई पूछेगा अंतर तो। हालांकि दोनों को आगे ये भाग 3 में आपको पढ़ने को मिलेगा मौलिक अधिकार। तो मैं आपको अलग से वीडियो में लाऊंगा और मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा वहां पे, ताकि आपको वहां पे बढ़िया से मजा आए, आनंद उठा सके इसका। इसके अलावा अगला क्या है संविधान की विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी जब संविधान बन रहा था तो बहुत सारे ऐसे नियम कानून थे जो लोगों के अंदर
यानी लोगों के लिए, हित के लिए काम करने वाले थे। उस समय राज्य उतना सक्षम नहीं था, संविधान अपना देश उतना सक्षम नहीं था कि सभी लोगों को प्रोवाइड करा सके। इस प्रकार से क्या हुआ कि इसे भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर डाल दिया गया, जहां आप पढ़ते हो 36 से 51 आर्टिकल, जो मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो आपको लाऊंगा, ताकि वहां पे आपको विस्तार से इसके बारे में बता सकूं। ठीक है, तो ये उस समय इसलिए नहीं दिया। अब क्या होता है कि ये क्या है कि न्यायालय में परिवर्तनीय क्या है, ये दोनों मानता भी मैंने बताया ना कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय है और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसका हनन होता है तो आप डायरेक्ट सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। और दूसरी बात ये है कि अगर इसका हनन भी होता है, इसमें जो भी कार्य है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। यानी ये राज्य के पक्ष में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कहने का मतलब ये है कि ये राज्य के पास अगर होगा इसमें का जो भी लिखा गया है, तो अगर आपके पास होगा तो राज्य आपको प्रोवाइड कराएगा, कल्याण के लिए ही बनाया गया है जनता के। तो अगर नहीं होगा तो इसके ऊपर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि हमें क्यों नहीं मिला। तो इन दोनों में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ताकि आपको और मजा आएगा। तो मैं बता, ये भी एक संविधान का विशेषता है। अगला क्या विशेषता है? सार्वभौमिक मताधिकार। भारतीय संविधान की विशेषता में बहुत बड़ा विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी भारत के नागरिक हैं, है ना, वो 18 वर्ष के अगर उम्र हो जाता है तो वो वोट दे सकेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो ये पहले 21 वर्ष था इसका, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत, 1961वें संविधान संशोधन के तहत, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1989 में इसको क्या किया गया, 21 वर्ष से घटाकर एज कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, ताकि सभी लोग मत का अधिकार अपना मानकर, ये सभी लोगों के लिए मताधिकार, यानी सभी लोग अपने मत का यूज करें, सही जगह करें और वोट दे सके। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता है, ताकि क्योंकि भारत लोकतंत्र है और यहाँ पे मत देना महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ पे लोकतंत्र नहीं कहा जाता कि जनता जो होती है वहां पे मेल प्रधान होती है, जनता ही चुनती है सरकार को। यहाँ पे लोकतंत्र का एक सबसे अच्छा गुण ये है सार्वभौमिक मताधिकार, जहां सबको अधिकार हो, जब जिसका उम्र 18 वर्ष हो जाता है वो वोट दे सके। हालांकि मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि इसका उम्र पहले 21 वर्ष था, लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको क्या कर दिया गया, 18। तो ये भी कितना बार एग्जाम में पूछा गया, अब ध्यान रखिएगा कि किस संशोधन के तहत किससे घटाकर मत देने का अधिकार 18 कर दिया गया। तो आप ध्यान रखेंगे 61वें संविधान संशोधन 1989। तो चलते हैं, अब अगला क्या है विशेषता, मौलिक कर्तव्य। आप पढ़ेंगे, अगर जानते होंगे तो, अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य होता है, कुछ मूल कर्तव्य, हालांकि देखा जाए तो मूल संविधान में ये कहीं नहीं है, मूल संविधान में। तो ये आया कब, तो आप पढ़ेंगे सरदार स्वर्ण समिति के तहत मौलिक कर्तव्य को लाया गया। और मैं आपको बता दूं, ये जो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करूं तो यहाँ पे वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, लेकिन मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। अगर मैं बात करूं तो ये नागरिक का मूल कर्तव्य होता है, इसमें बहुत सारे हैं कि जैसे कि आप देश का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, इसके बाद आप सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित करें, इसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे कि आप सभी लोगों में भाईचारा बनाकर रखें। तो ये सब मौलिक कर्तव्य के ही अंदर आता है। फिर वैज्ञानिक सोच रखें, तो सारे मौलिक कर्तव्य के ही आगे आता है। लेकिन मैं वहां पे आपको विस्तार से बताऊंगा कि मौलिक कर्तव्य के बारे में। अभी तो मैं आपको इतना ही बताता हूं कि ये मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान समय 11 है, लेकिन जब बना था तो मैंने अभी बताया कि ये जो मौलिक कर्तव्य है, तो अभी मैंने क्या कहा कि ये मूल संविधान में कहीं भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। और मौलिक कर्तव्य ये आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के ही तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन तो ये भी एक विशेषता में से आता है संविधान के अंदर। अब इसके बारे में चर्चा करें तो आप जानते हैं कि जब भारत के ऊपर संकट आते हैं तो वैसे समय में राष्ट्रपति कुछ आपात स्थिति में, है ना,
कुछ शक्तियों का यूज करते हैं, उसे ही हम आपातकालीन प्रावधान के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसका विस्तार से आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि अभी तक अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के हम आपातकाल की बात करेंगे। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या? राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। और आप जानेंगे कि 352 में, आर्टिकल 352 में इसका क्या है? अनुच्छेद 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 को ही आर्टिकल कहते हैं। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। अच्छा, ये क्या है राष्ट्रीय आपातकाल? यानी आप ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करूं तो जब विदेशी आक्रमण या बाहरी आक्रमण अगर कोई होता है, इसके अलावा अगर देखा जाए, जब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। जैसे कि एक तो आप ध्यान दीजिएगा 1962 में जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने क्या कहा कि जब बाहरी आक्रमण होते हैं या कोई विदेशी आक्रमण करते हैं तो उस समय में हम राष्ट्रीय आपातकाल अपने देश में लगाते हैं। ठीक है। और दूसरा है राष्ट्रपति शासन। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन। यानी जब राज्य में कोई राज्य अपने 28 राज्य हैं, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है, यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान का जो नियम कानून है वो किसी राज्य में विफल हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, तो उस मैटर में राज्यपाल के द्वारा जब राष्ट्रपति से आग्रह किया जाता है तो राष्ट्रपति उस राज्य में क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। तो ये है राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 में आप करते हो। ठीक है। फिर वहीं पे एक और आता है सबसे लास्ट वाला, द्वितीय आपातकाल। कौन सा आता है? द्वितीय आपातकाल। तो द्वितीय आपातकाल पढ़े होंगे 360 में है। और एक खुशी की बात यह है कि अभी तक अपने देश में द्वितीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, द्वितीय आपातकाल क्या होता है? यानी जब भारत में आर्थिक संकट हो जाए, भुखमरी जैसा कुछ पैदा हो जाए, तो उस समय में हम राष्ट्रपति के द्वारा द्वितीय आपातकाल लागू किया जाता है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि द्वितीय आपातकाल क्या भारत में कितनी बार लागू हुआ है, तो एक भी बार भारत में लागू नहीं हुआ है। तो मैंने अभी बताया कि आपातकालीन प्रावधान को 3 भागों में बांट दीजिए। एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा द्वितीय आपातकाल। ठीक है। और मैंने अभी बताया कि तीनों का कौन कौन सा अनुच्छेद है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में कौन सा है? द्वितीय आपातकाल है। तो ये कुल आपका था। अब मैंने अभी जैसे बताया अभी तुरंत कि 3 बार ये लगा चुका है, 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? 3 बार। 3 बार लगा है तो कब कब लगा है, तो ये भी ध्यान रख लीजिए। तो मैंने अभी बताया ना कि एक तो चाइना के साथ युद्ध लगा था 1962 में। इसके अलावा और मैं बताऊं तो 365 में, जब ध्यान देंगे 365 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लगा था। और एक था इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 में। हालांकि अब देखिए ध्यान से, राष्ट्रीय आपातकाल फिर से बताता हूं, जब बाहरी आक्रमण हो जाए, है ना, विदेशी आक्रमण हो जाए, या भारत में सशस्त्र विद्रोह जैसा पैदा कुछ हो जाए। यही कारण था कि इंदिरा गांधी सशस्त्र विद्रोह का नाम लेकर 1975 में क्या लगाई थी? आपातकाल लगा दी थी। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो गया है, 1962, 65 और 75। तो आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपातकाल क्या है और ये कहाँ कहाँ है। ठीक है। तो ये कुल था भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है। अब मैं कुछ इनके बारे में चर्चा करूंगा आपसे, इनकी आलोचनाएं, क्योंकि जब भारत के जो संविधान बन गए थे तो उसमें बहुत सारे आलोचना भी की गई। उनमें से कुछ मैं आपको बात बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे है पहला, उधार का संविधान। इन्हें जो आलोचक करता थे, उन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान है ये क्या है? उधार का संविधान है, क्योंकि बहुत सारे जगहों से, जैसे कि 1935 के अधिनियम से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, यानी ये बाहरी देश से हूबहू डाल दिया गया है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए ये क्या है? उधार का संविधान है। लेकिन इसका जवाब देते हुए हमारे जो अंबेडकर जी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूरे तरीके से भारतीय संविधान में हूबहू डाल दिया गया है। उनको पढ़ा गया है, उनके बारे में कुछ
देखा गया है, अगर वो जो अच्छा लग वो जो अच्छा उनके जो नियम कानून है अच्छा है उसको डाला गया, लेकिन फिर भी अपने देश के अनुसार चेंजिंग करके डाला गया है, ये नहीं कि हुबहू तरीके से डाल ही दिया गया है। तो ये था उधार का संविधान, ये कहता आलोचक आलोचना करते हैं। दूसरा दूसरा ये आलोचना है कि 1935 का जो अधिनियम था उस वो बोल आलोचकर्ता कहते हैं कि 1935 का अधिनियम का ये कार्बन कॉपी है। हमारा जो संविधान है 1935 का क्या है, कार्बन कॉपी, यानी हुबहू कार्बन कर दिया गया है। तो ये दूसरा आलोचना हो गया। तीसरा अगर बात किया जाए तो तीसरा आलोचना ये है कि गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी हैं। ये क्या है, यानी कहने का यहाँ पे आलोचक कर्ता जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है, गैर भारतीय है, यानी भारत के लिए कुछ नया वर्ड नहीं जोड़ा गया है, और ये सारे विदेशी से आया, जो अब हम चाहते ही नहीं थे कि हमारे विदेशी लोग भारत में रहे, तब हम विदेशी चीज को क्यों अपनाएं। और इसी के संबंध में हमारे जो के हनुमंतैया नाम के एक जो व्यक्ति थे वो कहते हैं कि हमने तो बीना और क्या कहते हैं, बीना और सितार की संगीत सुनना चाहते थे, बीना और सितार की संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन हमें इंग्लिश का संगीत सुनने को मिल रहा है। तो ये तंज करते हुए कि हनुमंतैया ने इस वर्ड को बोला था। ठीक है, इसके अलावा चौथा है गांधीवाद से दूर संविधान, यानी कहने का मतलब यह है कि जो आलोचक करता थे ये कहते थे कि गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्तर के अनुसार बने, क्योंकि वो गांधी जी कहते थे कि भारत का जो आत्मा है वो गांव में बसता है, तो गांधी जी के अनुसार ये संविधान नहीं है, क्योंकि टोटल क्या है, ये विदेशी संविधान है। तो ये आलोचना कह के करते थे। अगला है महाकाय आकार, यानी जो हमारा संविधान है एक हाथी के समान एकदम बहुत बड़ा विशाल है ना। तो ये आलोचना है कि जो हमारा संविधान है एक जटिल संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है ना, इतना बड़ा संविधान नहीं होना चाहिए था। तो ये भी आलोचना है। और एक और आलोचना देखने को मिलता है, इसे संविधान का वकीलों का स्वर्ग के नाम दिया जाता है। इस संविधान को वकीलों का स्वर्ग का नाम दिया जाता है, स्वर्ग का नाम दिया जाता है इस संविधान को। यानी कहने का मतलब यह है, आप जानते हैं कि उस समय जो भी संविधान में लोग थे, मेंबर थे, उनमें से आधे से अधिक लोग क्या थे, वकील थे। और यही कारण है कि संविधान की बहुत सारे भाषाएं जो हैं वो वकालत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वैसे शब्दों का यूज किया गया है जो आम भाषा में आम नागरिक को समझ में नहीं आ सकता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय नागरिक, जो आलोचक करता था, जो नागरिक है भारतीय, उनका कहना यही है, जो आलोचक करता है, कि ये सारा का सारा वकीलों का अपने अनुसार बनाया गया संविधान है, जैसे वो चाहते हैं वैसे वर्ड का डाले हैं, यानी उनके मन के अनुसार बना है। यहाँ पे जहाँ पे जो भी नीचे तबके के लोग हैं उसको उन लोग के पास ये संविधान समझने में असमर्थ है वो, यानी वो जैसे कि मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा एक मैटर हो जाता है कि जो भी वर्ड है, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उन संविधान के वर्डों को नहीं समझ सकता है। इस अर्थ में उन्होंने ये बयान दिया कि वकीलों का स्वर्ग, जो भारतीय संविधान है वो क्या है, वकीलों का स्वर्ग है, यानी उनके मन मुताबिक ये संविधान बनाया गया है, जो सामान्य आदमी के दिमाग में ये नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर ये था संविधान का आलोचना, और ये था संविधान की विशेषताएं। तो आई होप कि मैंने समझाने की कोशिश किया आपको, और अगर नहीं आया होगा अगर कोई वर्ड समझ में, तो आप इसको एक बार और जरूर देखिएगा। और मैंने कुछ एक नया सोचा है कि आपको जाते जाते मैं कुछ क्वेश्चन देकर जाऊं, ताकि आप घर पे उसको सर्च कीजिए, आप देखिए आप दे सकते हैं कि नहीं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कल मैं फिर इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा क्या है। और दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। और तीसरा क्वेश्चन है ये मेरा कि अन्नपूर्णा देवी कौन है, किससे संबंध रखती हैं। चौथा है कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन हमारा है
ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और